हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीयूटी 24/7। मैं हूं नीलम, आप सभी की बायोलॉजी एजुकेटर। और आज इस क्लास में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। नए यूनिट का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो यूनिट है इकोलॉजी। हाँ जी, हम कह सकते हैं कि मोस्ट स्कोरिंग और कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थियोरेटिकल है। इसको पढ़ना बहुत इजी है, समझना भी बहुत इजी है, बट यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो ओवरऑल बच्चे इसको इजी समझ के छोड़ के चले जाते हैं, बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली नंबर नहीं आएंगे। और ज्यादा नंबर की ये यूनिट आती है जिसको हम इजिली ग्रैब कर सकते हैं उन सारे नंबर को, तो फिर क्यों छोड़ना, है ना। तो इसीलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम इकोलॉजी यूनिट। और इसमें जो पहला चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देन हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, है ना। फिर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सभी लोग अपनी एनसीईआरटी नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। साथ में हम सारे नोट्स प्रिपेयर करेंगे और साथ में इस चैप्टर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो पढ़ेंगे। चलो मैं आपको एक और बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो है क्या 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 कंपोनेंट्स इस चैप्टर में हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम एक पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये एक्चुअली दो वर्ड थे, ठीक है, जो पुरानी एनसीईआरटी है। तो उसमें हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते थे, हम पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ते थे। बट अभी हम पॉपुलेशन लेवल पर ही इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं कि पॉपुलेशन लेवल पर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर नहीं कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन लेवल पर जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ेंगे कि वो ग्रो कैसे करते हैं। ठीक है, ग्रो किन कंडीशंस में कम करते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या 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 चीजें हैं जिनके बेसिस पर हम पॉपुलेशन को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। एंड देन अनदर थिंग इज दैट हाउ दे इंटरैक्ट, वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस आर गिवन हियर। ठीक है, और वो कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ये तीन मेजर चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले थोड़े कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करें तो वो चीजें काफी जरूरी होती हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला हमारे पास क्या है, इकोलॉजी होता क्या है ना। सबसे पहले अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो ये क्या है, ये बेसिकली एक सब्जेक्ट है, जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर ही इकोलॉजी आता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंटरैक्शन पढ़ते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, प्लस वो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी खुद क्या हैं, ठीक है, वो लिविंग हो गए, उनके बीच का इंटरैक्शन, प्लस वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो लिविंग कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने एबायोटिक कंडीशंस में, मतलब जो कि नॉन लिविंग है। तो हम यहाँ पे क्या चीजें पढ़ते हैं, हम देखिए, अब इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम। ठीक है, तो छोटू सबसे ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन उसके बाद कम्युनिटीज एंड देन अ होल बायोम। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक लेवल है, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है एंड देन इट इज इंक्रीजिंग टूवर्ड दिस एंड। ठीक है, ये एंड देन ये। ठीक है, अब इकोलॉजी के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट होता है एंड एबायोटिक कंपोनेंट होता है। यू नो अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें वहां पे आ जाती हैं। लिविंग बींग्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, सब आ जाते हैं। एबायोटिक में बेटा कौन कौन आता है, सनलाइट आता है, टेम्परेचर आता है, विंड आता है, सॉइल आता है, ह्यूमिडिटी आता है, वाटर आता है, माउंटेन्स आते हैं, सारी चीजें किस में आ जाती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। क्लियर। अब चलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीजें हैं क्या, बट उससे पहले मैं आपको, अगर आप 12th क्लास में हैं और मैं एग्जैक्टली आपकी हेल्प करने के लिए ये चीज बता रही हूं, इफ यू फाइंड दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, सो यू कैन परचेज दीज थिंग। ठीक है, आपके फायदे के लिए क्यों है, क्योंकि अभी आ गया है टाइम बोर्ड्स का। ठीक है, अभी आ गया है टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। अब बोर्ड्स में भी अगर आप स्कोर करना चाहते तो ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऑलमोस्ट 85 अबव टू 100 के बीच में लाई कर पाएंगे व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि कम टाइम बचाएं एंड कम टाइम में हम तैयारी कर सकें। आपने सुना होगा टीचर से कि भाई अब पढ़ाई शुरू से ही करो वरना पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हो जाती है, उसके पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कम टाइम है और ऑब्वियसली कम टाइम बचा है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 5-6 महीने ही रह गए हैं मुश्किल से, वो भी ठीक है, मुश्किल से 5 महीने, तो आप अपनी तैयारी को बहुत पक्का कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में। ये बैच सिर्फ अभी की सिचुएशन को देख के, सिनारियोज को देख के लाया गया है। रिसेंटली ये बैच लॉन्च हुआ है। इस बैच की क्लासेस हमारी मंडे से स्टार्ट एक्चुअली
मतलब अराउंड 15 सितंबर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 12th के लिए संभव बैच है जो हर डोमेन में आपको मिल रहा है, ठीक है। और इतना सस्ता बैच, इसमें ये पूरे के पूरे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे आपको मैथ्स मिल रही है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपको ये सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो आप एक ट्यूशन के लिए, मुझे पता है मैं अपने टाइम पे कितना स्पेंड करती थी, तो मुझे लग रहा है, मुझे अब ऐसा फील होता है अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो शायद जो पहले वाली जनरेशन होती वो आपसे अभी और आगे होती। तो यू कैन परचेज इट 3660 एंड अगर आप और इसको कम में लेना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, आपको 1% और ऑफ मिलेगा, सिर्फ 1%, प्लस ये आपको NET20 कोड अप्लाई करना है ताकि आपको और डिस्काउंट मिल जाए। लेट मी जस्ट टेल यू हियर कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जाना है अड्डा 24/7, ठीक है, यहाँ जाएंगे, इधर जाना है एंड देन ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है एंड एज यू आर इन अ स्कूल, राइट, स्कूल लेवल, तो यू कैन क्लिक हियर। आप एक महापैक भी परचेज कर सकते हो। मान लीजिए 12th में अभी बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, हम कोई और बैच लेके आएंगे तो आपको सभी बैच का एक्सेस यहाँ पर मिलेगा। तो यू कैन परचेज दिस बैच ऑल्सो, आपको सभी बैच का, प्लस ये CUET से भी है, मतलब इसमें CUET का भी है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ इसी को परचेज करना चाहते हैं, यू कैन गो हियर। एज आई टीच बायोलॉजी सो आई विल बी गोइंग टू सजेस्ट यू स्टूडेंट्स आर फॉर आई गेस फ्रॉम साइंस ओनली, यू कैन क्लिक हियर बाय नाउ, ठीक है। और यहाँ पर NEE20 कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये 3498 का पड़ जाएगा और आप ऐप से डाउनलोड करेंगे तो आपको 1% ऑफ और मिलेगा, तो टोटल 36% ऑफ और कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप बाद में भी कुछ चीज़ें परचेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ मोर देन वर्थ, आई suggest you to purchase this if you need at this point of time. चलिए, now we are back to our session, so let us continue, ठीक है। तो देखिए, इस बैच की खासियत मैं आपको बता देती हूँ। एक तो एग्जाम प्रैक्टिस है, एक तो आपको प्रॉपर तरीके से ये पढ़ाया जा रहा है कि कम टाइम में बोर्ड्स में कैसे क्रैक करा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, और भी जो चीज़ें आती जाती हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, डाउट्स क्लास, मॉक पेपर्स के लाइव सॉल्यूशंस, DPPs के क्वेश्चंस टीचर्स खुद सॉल्व कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम पॉपुलेशन लेवल पर, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो काफी सारे ऑर्गेनिज्म है ना। ह्यूमंस की आप जाते हैं मेट्रो में, पॉपुलेशन भरी पड़ी है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। अब मान लो मेट्रो से आप जा रहे हो, यमुना बैंक के आसपास आपको नदी मिल रही है, वहां पे बहुत सारी गाय है ना, तो वो गाय की क्या हो गई? पॉपुलेशन हो गई। बहुत सारी गैया हैं, बहुत सारा उनका पॉपुलेशन हो गया। तो पॉपुलेशन जब कहा जाता है जब एक ही स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन इन द मेट्रो। इट कैन बी डिफाइन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, वो शेयर करते हैं उस जगह को, compete करते हैं, खाना खाते हैं, सेम चीज़ें खाते हैं और इंटरब्रीड भी करते हैं, उनके अंदर ब्रीडिंग भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। उसको हम किस पूरे को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। अब दो डिफरेंट स्पीशीज ब्रीड नहीं कर पाएंगी। मान लीजिए काऊ को टाइगर से ब्रीड कराएं तो नहीं कर पाएंगी, तो सेम स्पीशीज काउंट करती है एक पॉपुलेशन को, मतलब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं एक ही पर्टिकुलर एरिया पे, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और वो क्या करते हैं आपस में, वो पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड भी करती है, ठीक है। तो इसीलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी, ये क्या करती है? इकोलॉजी को लिंक करती है किससे? टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। कैसे? मैं बताती हूँ। जब हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमारा जेनेटिक कंपोनेंट ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। 1% जो होता है हमारे में डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड इवोल्यूशन, अब उस 1% में या पूरी पॉपुलेशन में कैसे म्यूटेशन हो रहा है, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, तो इकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक करती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर एंड इवोल्यूशन पर, ठीक है। नाउ जैसे कि अगर हम बात करें एक ऑर्गेनिज्म जो कि इंडिविजुअल है, ठीक है, इट हैज टू कोप विद लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। चेंज एनवायरनमेंट है, उसको उसके लिए कोप करना पड़ता है। मान लो मैं आई हूं या आप लोग हैं, आप एक पर्टिकुलर इंसान जो भी यहाँ पे देख रहा है, बहुत सारे आसपास बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए, है ना, और ये आ गया वो आ गया। चलो अब आपको क्या करना है? वो जो चेंज हुआ है उसमें आपको कोप करना है। यू वांट टू ग्रो अहेड, यू वांट टू कि उस जंग को मैं जीत जाऊं, जो भी चेंजेस आए हैं मैं उसको सक्सेसफुली अडेप्ट कर लूं, ठीक है।
अब पॉपुलेशन पे देखा जाए, पॉपुलेशन लेवल पर जब देखा जाता है, देखो एक ऑर्गेनिज्म को जब हम देखते हैं, मान लीजिए ये रामू श्यामू XYZ कोई भी है, ये क्या करेगा, एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और अगर ये चाहता है कि जो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू कोप, मतलब विद द चेंज्ड एनवायरनमेंट, बता रही हूं मैं, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं। अब जो भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, आप क्या करेंगे, आप पूरी जद्दोजहद, आप पूरी मेहनत करेंगे कि मैं इससे आगे, मैं इसको अडेप्ट कर जाऊं, मैं इसको जीत जाऊं, है ना। लेकिन जब हम पॉपुलेशन, मान लीजिए एक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे XYZ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और एक बहुत सारे लोग के सामने अब चीजें चेंज होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है। मान लीजिए एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ, अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फिट है वो सरवाइव कर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन कहता है ना, यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं, अगर इवोल्यूशन होता है तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर हम कहते हैं कि उसको बदलना पड़ेगा, बट पॉपुलेशन लेवल पर कहते हैं कि नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा। क्लियर है ना। अब चलिए आगे देखते हैं, देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं, यह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन हम एक बहुत जनरल चीज यहाँ पे बात करते हैं, एक जनरल चीज के ऊपर, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है और बहुत ही जनरल है, जो कि हम सोचते भी हैं, और वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, मान लो मेट्रो में 10 लोग हैं, ये स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, वो 10 से 12 भी हो सकते हैं, 10 से 8 हो सकते हैं। इट विल कीप ऑन चेंजिंग, स्टेशन आ गया तो उतर जाएंगे ना, बैठे थोड़ी रहेंगे, तो इट विल बी गोइंग टू कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, एंड इट विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर और एडवर्स वेदर। वेदर बहुत खराब है तो आप अभी घर से नहीं निकलोगे, मेट्रो में कम लोग हैं, वेदर सही है, बहुत सारे मेट्रो में लोग हो गए, ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। तो इट विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने बोला स्टेशन आ गया, क्योंकि उसको अब घर जाना है, उसको खाना वहां पे वेट कर रहा है, वहां पे फूड अवेलेबिलिटी है, ही विल बी गोइंग टू ड्रॉप दैट मेट्रो और वो चला जाएगा अपने घर। तो अब उस मेट्रो में पॉपुलेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इट कैन चेंज पॉपुलेशन, साइज ऑफ अ पॉपुलेशन नेवर स्टैटिक। हम कहते हैं क्या इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ इतनी है, इट विल चेंज ऑन टाइम टू टाइम, it will keep on changing. So change in population density, that gives us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. तो population density क्या कहती है, मतलब कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर वो चेंज हो रही है, अगर वो बढ़ रही है, तो हमें आइडिया लगता है कि अच्छा डिक्लाइन हो गया है पॉपुलेशन का रेट, कम ज्यादा हो गया है, कम हो गया, हमें पता चलता है। और कम या ज्यादा होने के पीछे कुछ कारण भी होते हैं, हमें वो भी पता लगने की काफी संभावना यहाँ पे हो जाती है। सो द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेस। तो वो है 4 एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जो कि अफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से। तो डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, इट फ्लक्चुएट एंड चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस, ठीक है। अब वो 4 बेसिक प्रोसेसेस क्या है बेटा जी, एक तो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सेकेंड है हमारे पास सेक्स रेशियो, एंड हमारे पास है पॉपुलेशन एज, एंड हमारे पास है पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। तो मेजरली हमारे पास हम जो है 3 पढ़ते हैं। अब पॉपुलेशन देखिए, अब बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं एक इंसान के लिए, अगर मैं सिर्फ एक इंसान को देख रही हूं, है ना, इफ आई एम जस्ट लुकिंग वन, आई एम कंसिडरिंग ओनली 1 पर्सन, ठीक है, रामू, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को देखें तो हम कहेंगे या तो वो मर गया है या वो जिंदा है ना। लेकिन हम पॉपुलेशन में देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन मर गई है या जिंदा है, नहीं, हम क्या कहेंगे वहां पे डेथ रेट या फिर हम बर्थ रेट को वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ वहां पर पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक चीज लेके चलेंगे, पर कैपिटा डेथ और पर कैपिटा बर्थ, ठीक है। हम ये देखते हैं, हम ये नहीं कहते अरे वो मर गया है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे रेट्स देखा जाता है कि कितने लोग, कितने टोटल थे, उतने में से कितने खत्म हो गए। एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में लिखा गया है कि एक तालाब है,
एक तालाब में, एक पॉन्ड में देयर वर 20 लोटस प्लांट, ठीक है। एक पॉन्ड था, वहां पे 20 लोटस प्लांट थे, ठीक है, वहां पे 20 लोटस फ्लावर थे। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, 8 लोटस और आ जाते हैं, ठीक है। तो कैसे आते हैं, क्या बाहर से आ गए हैं, रिप्रोडक्शन, इन्होंने ही आपस में रिप्रोड्यूस किया। एंड यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर 20 थे पहले और यहाँ पर 8 और आ गए, बट वो किस वजह से आए हैं, वो रिप्रोडक्शन की वजह से आए हैं। वो किस वजह से आए हैं, वो रिप्रोडक्शन की वजह से आए हैं, रिप्रोडक्शन हुआ इसलिए वो लोग वहां पर आ गए, ठीक है। तो 8 मैं यहाँ पे और ऐड कर देती हूँ, 8 प्लस रिप्रोडक्शन, रीजन क्या है, रिप्रोडक्शन की वजह से 8 और हो गए। अगर हम फिर 20 प्लस 8 करें तो बेटा कितना हो गया, टोटल हो गया 28, है ना, क्लियर क्लियर। लेकिन अगर मुझे अब निकालना है कि बर्थ रेट कितना है, मतलब कितने स्पीड के साथ बर्थ हो रहा है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट, तो आप कैसे निकालोगे बर्थ रेट, अरे आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे बर्थ रेट, आप क्या करेंगे, बर्थ रेट निकालने के लिए यू विल बी गोइंग टू टेक द टोटल पॉपुलेशन काउंट। टोटल तो 28 हो गया ना, 20 प्लस 8 कितना हो गया, 28 हो गया, है ना। लेकिन 28 जब वो 8 ऐड हो गए तब हुआ है ना, लेकिन वो 20 ने कितने जल्दी रिप्रोड्यूस किया है, हमें वो निकालना है, बर्थ रेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि न्यूली एडेड डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट। अर्लियर कितने प्रेजेंट थे टोटल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 ऐड हुए हैं एंड डिवाइडेड बाय 20, तो इट विल बी गोइंग टू 0.4, है ना। हाँ, 0.4 क्या हो गया यहाँ पे, बर्थ रेट हो गया, मतलब 0.4 इंडिविजुअल बॉर्न हो रहा है पर लोटस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 0.4 इंडिविजुअल बॉर्न हो रहा है पर लोटस। तो बेटा पॉपुलेशन में ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं बर्थ रेट या डेथ रेट। ऐसे ही आप क्या करेंगे, डेथ रेट निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन है सेम स्पीशीज की, 40 फ्रूट फ्लाइज वहां पे थी, और वहां पे मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम में 4 मर गई, 40 में से 4 मर गई। तो आप अब कैसे निकालेंगे, 4/40। अब आप ये थोड़ी करेंगे कि 36 4/36, नहीं, जो इनिशियल थी हमें वो लेके चलनी है। तो 4/30 इज इक्वल्स टू 4/40 इज इक्वल्स टू 0.1% आपकी डेथ रेट वहां पर आ गई फ्रूट फ्लाइज की, क्लियर। अब बात करते हैं सेक्स रेशो की। अगर मैं करूं राम, ये है राम, ठीक है, राम क्या होंगे बेटा, मेल होंगे, ठीक है, एंड सीता क्या होंगी, यहाँ पे फीमेल होंगी, अगर मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे एक पॉपुलेशन को बोलना पड़े कि एक पॉपुलेशन मेल है या फीमेल है, तो क्या आप बोल पाएंगे, क्या आपको ये लगेगा कि पॉपुलेशन फीमेल बोलूं या पॉपुलेशन को मेल बोलूं, आप नहीं बोल पाओगे। तो पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो, कि किसी पॉपुलेशन में मेल का कितना रेशियो है एंड फीमेल का कितना रेशियो है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 60% ऑफ पॉपुलेशन फीमेल है एंड 40% ऑफ पॉपुलेशन मेल है। तो हम पॉपुलेशन में क्या कहते हैं, हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, मेल या फीमेल, आइदर मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। पॉपुलेशन में आता है सेक्स रेशियो, तब हम कहते हैं कि एग्जाम्पल ले लीजिए, हम कैसे बोलते हैं, 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है, एंड 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है, मेल है, ठीक है। हम ये लेकर के यहाँ पे चलते हैं, इज दैट क्लियर। चलें आगे, चलिए। नाउ द सेकेंड एट्रीब्यूट इज एज। एज के बारे में बात करते हैं, जो पॉपुलेशन एज है, ठीक है। ये क्या है, जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब परसेंट ऑफ इंडिविजुअल। मान लो हमने बोला 17 से 18 के बच्चे जो होते हैं वो इस लेवल में कॉलेज में आपको मिल जाएंगे, है ना, 17 से 19-20 तक के बच्चे। तो हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर एज लेवल, है ना।
तो पॉपुलेशन एज आप ऐसे नहीं कहोगे ये 17 का है, ये 16 का है, ये 18 का है। हम एक इंडिविजुअल को बोल सकते हैं कि तुम 18 के हो, तुम 21 के हो, तुम वो हो, क्या कौन सा गाना है कोई है, इतने के हो। नहीं, हम पॉपुलेशन एज में ये चीज नहीं करते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लेवल पर की जाती है। पॉपुलेशन एज में आप देखते हैं कि एज पिरामिड कि इतने ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इतने में है, इतने एज के इतने लोग हैं, इतने एज के इतने लोग हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, एज पिरामिड की। तो पॉपुलेशन लेवल पर हम उसको क्या बोलते हैं, एज पिरामिड। क्या होता है एज पिरामिड? इट इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन age of or age group is plotted for the population called as कि इतने इंडिविजुअल, जैसे कि हम बोले प्री रिप्रोडक्टिव में इतने हैं, कितने हैं प्री रिप्रोडक्टिव में, इतने हैं। एंड फिर जब रिप्रोडक्टिव एज के आते हैं, मतलब हम कब ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्टिकली एक्टिव होते हैं, तो रिप्रोडक्टिकली एक्टिव एंड देन आफ्टर द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एक्टिव, मतलब मेजर पॉपुलेशन है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, सर्टेन एज के बाद रिप्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। दो दे आर एक्टिव बट दे डोंट, बिकॉज अब बूढ़े हो जाएंगे, उनको कौन पालेगा, नहीं। तो यहाँ पे वो हो जाती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब ये जो एक्सपेंड हो रहा है, ये क्या कह रहा है, ये जो एज पिरामिड है ये क्या कहना चाहता है कि जो मैं पॉपुलेशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो ग्रोइंग है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग। ये जो एज पिरामिड है ये क्या कह रहा है, ग्रोइंग है ना, पॉपुलेशन जो है वो ग्रोइंग है, आगे क्या है, बढ़ती जा रही है। क्लियर क्लियर। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, आपको ये याद रखना है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन कैसी होती है, बेल शेप्ड है, नो इंक्रीज एंड नो डिक्रीज, है ना। ये कैसी है, बेल शेप्ड, यहां पे नो इंक्रीज है एंड नो डिक्रीज। ठीक है, यहां पे नो इंक्रीज एंड हियर नो डिक्रीज। ठीक है, सो साइज हम बोल सकते हैं, अगर हमें पूछा जाए इस केस के लिए, तो यहां पे बेटा जी ग्रोथ कैसी होती है, 0 होती है, क्योंकि साइज क्या है बेटा, स्टेबल है, साइज बढ़ नहीं रहा है। जितना प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे थे उतने ही पोस्ट रिप्रोडक्टिव बच्चे हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन में कुछ ग्रोथ नहीं आया है, मतलब जितने पहले थे, है ना, ये देखिए प्री रिप्रोडक्टिव, अब वो जब अब जो रिप्रोडक्टिव एज है वो भी उतने के उतने ही हैं। अब डिक्लाइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे कम हैं एंड रिप्रोड्यूसेबल एज पे बच्चे ज्यादा हैं, है ना। तो ये कैसी वो हो गई, इसका जो कर्व है वो कैसा होगा, अर्न शेप। ठीक है, इसका कैसा होगा, अर्न शेप। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या हो रही है बेटा, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ 0, इधर बेटा ग्रोथ पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और इधर ग्रोथ क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ग्रोथ नेगेटिव। क्लियर। तो ये क्या है, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो डिक्लाइनिंग है, नेगेटिव है। और हम क्या कह सकते हैं इसे, अर्न शेप्ड यहाँ पे ग्राफ बनता है, अर्न शेप्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, पॉपुलेशन एज की और बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन एज में हम पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ते हैं। डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहली बात तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर शो किया जाता है एन से। ठीक है, कैपिटल एन से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करते हैं। ये हमें बताती है कि कहीं पे कंपटीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कम है तो मे बी कंपटीशन हो सकता है, अगर नहीं है तो मे बी कंपटीशन नहीं हो रहा है। प्रीडेटर कैसा कर रहा है, पेस्टिसाइड्स कैसा अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी हो सकती है, मैं बता रही हूँ वो, इट कैन बी एज स्मॉल, द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज 10 लेस देन 10 साइबर क्रेन्स होती हैं, साइबेरियन क्रेन्स होती हैं, जो भरतपुर वेटलैंड्स में पाई जाती हैं। ठीक है, भरतपुर वेटलैंड्स में इतनी कम किसी की पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो सकती है, दे आर ऑफ सेम स्पीशीज, इसलिए हम इसे पॉपुलेशन बोल रहे हैं, और इतनी डेंसिटी हो सकती है। एंड मिलियंस में भी हमें मिल सकती है, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड, वहां पे पॉपुलेशन साइज इनका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, technically called the population density that is designated as n। अब आप यहाँ पे 10 गिन सकते हो, 4 गिन सकते हो, 5 गिन सकते हो, बट आप मिलियंस में आप कैसे बताएंगे, तब वहां पे हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ड जो है बहुत सही रहता है। नीड नॉट नेसेसरी बी मेजर्ड इन द नंबर्स ओनली, तब जरूरी नहीं है कि आप नंबर में ही क्या करें, मेजर करें।
जैसे कि ये जो डेंसिटी है एक जगह वैलिड नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, आपको बोलूं कि मान लो 4 यहाँ पे क्या है, 4 हम कह सकते हैं कीड़े हैं, ठीक है। तो 4 इंसेक्ट्स आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर कितना हो गया 4, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम बोल सकते हैं हो गई ज्यादा है, ठीक है, मतलब 4 है, ठीक है। ज्यादा क्या, अभी कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा ज्यादा है कम है। और यहाँ पे एक ट्री है बहुत बड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे एक ट्री है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्री क्या है 1, नंबर कितना है ट्री का 1 है, और इंसेक्ट का नंबर कितना है 1 है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन डेंसिटी इधर ज्यादा है ना, लेकिन अगर मैं बायोमास की बात करूं तो बेटा आपको लगता है एक इंसेक्ट का बायोमास बड़ा होगा एक ट्री से? नहीं, यहाँ पे बायोमास क्या है कम है ना, और इधर बायोमास क्या हो गया ज्यादा हो गया, राइट। तो अब एक पॉपुलेशन को आप डेंसिटी में मेजर करें या बायोमास में मेजर करें, क्या आपको सही लग रहा है? देखिए बहुत बार पॉपुलेशन डेंसिटी भी सही रहता है, बट इन मेनियर केसेस जो परसेंट ऑफ बायोमास कवर्ड होता है वो एक मीनिंगफुल मेजर कह सकते हैं हम पॉपुलेशन का है। सो वी कैन से हियर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैन बी मीनिंगफुल measure of मतलब वो ये कहना चाह रहा है, जो एनसीईआरटी है वो ये कहना चाह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी को आप नंबर में मेजर करो या बायोमास में मेजर करो। बायोमास में तो आपके लिए कौन सा बढ़िया है, कौन सा बहुत अच्छा है? तो इट इज मोर गुड, द बायोमास वन इज मोर गुड हियर, ठीक है। अब जैसे कि टाइगर्स को जब हम मेजर करते हैं कि किसी नेशनल पार्क में कितने टाइगर है, तो हम कैसे मेजर करते हैं? हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव है, हर जगह हम नंबर या बायोमास से मेजर नहीं कर सकते हैं। सो नंबर हाउ एक्चुअली वी कैन मेजर, ठीक है। तो वी आर मोस्टली ऑब्लाइज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली। बहुत बार हम इनडायरेक्टली भी मेजर करते हैं विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। जैसे कि टाइगर सेंसस, मतलब टाइगर पॉपुलेशन कितनी है वो हमें अगर नेशनल पार्क में देखनी है तो हम कैसे करते हैं? इज ऑफन बेस्ड ऑन द पग मार्क्स, कि भाई ये इस टाइगर का पग मार्क है। बोला जाता है जब आप जाओगे नेशनल पार्क को विजिट करने तो आपको ऑलरेडी वो लोग बता देंगे कि यहाँ पे ये वाली फीमेल टाइगर के ही ये पग मार्क है, वो आसपास कहीं ना कहीं है। तो उसके पग मार्क भी आइडेंटिकल होते हैं। जैसे हमारे फिंगर्स जो फुट लेंथ है वो डिफरेंट है, ऐसे उनका भी अलग अलग होता है। तो पग मार्क से भी हम पता लगाते हैं, अच्छा इतने डिफरेंट पग मार्क्स हैं, इतने टाइगर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, या फिर इतने डिफरेंट फीकल मैटर है, इतने हमें यहाँ पे टाइगर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है? अगर हम कहें कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली यू आर मेजरिंग द साइज, राइट। सो साइज ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज is not static parameter. Again, it will be going to keep on changing with the time depending on various factors including food availability, predation, pressure and adverse weather, right? अब यहाँ पे आपके पास आते हैं बहुत सारे तरीके जिससे कि आप population growth को measure कर सकते हैं कि वो कम है कि वो ज़्यादा है, वो क्या है exactly। तो यहाँ पे हमारे पास 4 terms हैं जो कि population growth को affect करती हैं, ठीक है। What are those 4 terms and in what manner they affect the population growth? Understanding कि population growth के लिए 4 ऐसी terms हैं जो कि population को affect कर रही हैं, वो positively कर रही हैं, वो negatively कर रही हैं, we will be going to look at। but पहले हमें क्या देखना है, ये देखना है कि ये 4 factors यहाँ पे क्या क्या हैं। ध्यान से सुनो, मैं आपको ये यहीं पे याद कराऊंगी, तो आपको बस सुनना, जो वर्ड्स जो मैं बोल रही हूं उसे ध्यान से सुनना है। नेटेलिटी, एन से समझना न्यू। अब न्यू से क्या समझोगे? यंग वंस। सो व्हेन न्यू यंग वंस आर बोर्न, जैसे नेटेलिटी वर्ड होता है ना, जहां पे छोटे इन्फेंट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, छोटी बच्ची पैदा होती है, दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कि कितने बर्थ हुए हैं इस 4 घंटे में, इस 10 दिन में, इस 5 दिन में, ठीक है। तो दैट एक्चुअली इंक्रीज द पॉपुलेशन। क्यों?
क्योंकि वो ऐड हो रही है, ठीक है। तो दैट इज एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। मान लीजिए पहले थे 5, पूरी पॉपुलेशन डेंसिटी इंसानों की 5 थी, ठीक है। अब क्या हुआ, नेटेलिटी हुआ, वेयर द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, 2 पैदा हो गए, ठीक है। जैसे हम लोटस की बात कर रहे थे, तो इट विल बी गोइंग टू एडेड टू योर इनिशियल पॉपुलेशन, टोटल 7 हो गए। अगर हमें निकालना है बर्थ रेट यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे, 2/5, ठीक है, इंटू 100% आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्लियर, ऐसे निकाला जाएगा बर्थ रेट। अब बात करते हैं डेथ रेट कैसे निकाल सकते हैं, मोर्टेलिटी क्या होती है। आपने जगह जहां पर ज्यादातर मुर्दों को जलाया जाता है, या फिर उसको तो हम कुछ और बोलते हैं, बट मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरना, मोर्टिलिटी मरना, ठीक है। नेटिलिटी न्यू यंग वंस, मोर्टिलिटी मरना, तो इज नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए टोटल 7 लोग थे, इसमें से 2 खत्म हो गए, तो 2/7 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ये आपके आ गया डेथ रेट आ गया यहाँ पे, क्लियर है ना, क्लियर हो गया ना। चलिए थर्ड हम बात करेंगे इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन क्या होता है, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट। क्या है, इमिग्रेशन हुआ है, आई इनसाइड, इमिग्रेशन, हमारी कंट्री में कोई आया है इनसाइड, ठीक है, इससे ये याद रखना है। तो बहुत सिंपल टर्म है, इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। मान लीजिए कोविड के टाइम पे चाइना में बहुत बुरा हाल था, तो चाइना के लोग मान लीजिए 4 लोग इंडिया आ गए। अब हैं तो होमोसेपियंस ही ना, सेम स्पीशीज के जब वो इमिग्रेट करते हैं, आते हैं, तब हम क्या करते हैं, वो हमारी पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं, दे ऐड। मोर्टेलिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। नेटेलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है पॉपुलेशन को। अब आ रहा है एमिग्रेशन, ये क्या कर रहे हैं, हम एग्जिट ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एग्जिट। सो मान लीजिए कुछ इंडियंस जो थे, उन्होंने नेशनलिटी बाहर कंट्रीज की ले ली, अमेरिका की ले ली, इंग्लैंड की ले ली, तो इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration। उन्होंने वो पर्टिकुलर हैबिटेट लेफ्ट कर दिया, इंडिया छोड़ दिया, और वो बाहर वहां पर चले गए, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एमिग्रेशन इधर बोलते हैं, क्लियर। अब चलते हैं हम आगे चलेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ सर्टेन ग्रोथ मॉडल्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं आपको एक बार वो दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, इमिग्रेशन हुआ तो पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई, एडिशन हो रहा है। मोर्टेलिटी तो पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है, नेटिलिटी तो बी हो रहा है, एमिग्रेशन तो ई। अब आप बोलोगे मैम मैं कैसे याद करूं, ये आई कौन सा है, बी कौन सा है। देखिए आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, ठीक है, आपको 2 याद रखने हैं। क्या, ई से एमिग्रेशन, ये तो याद है, आई से इमिग्रेशन, ये भी याद है, ई से एग्जिट बोला है, ई फॉर एग्जिट तो पॉपुलेशन कम होगी, आई फॉर इनसाइड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। नेटिलिटी को तो हम बर्थ बोलते हैं ना बेटा, बर्थ बोलते हैं, इसलिए बी बोल दिया, नया बच्चा पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है। और यहाँ पे मोर्टेलिटी डेथ, तो इसलिए यहाँ पे डी। इजी, सिंपल, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे फिर। if n is the population density at time t, then its density at time t plus 1। मान लीजिए 2023 में, मैं एक टाइम था, मतलब 2023 पूरा ईयर मैंने एक टाइम पीरियड ले लिया। इस टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सो n है, ठीक है। अब मैं कहती हूं कि 2024 में, मतलब 1 साल बाद, तो t+1 पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी इधर थी प्लस में 1, राइट ना, क्लियर ना, ओके, क्लियर ना, ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे ये n+1 इज इक्वल्स टू nt, मतलब इसको कैसे निकाला जाएगा, जो आपकी इनिशियल थी प्लस में अगर कोई वहां पे बर्थ हुआ है नया, या कोई इमिग्रेट किया है, ठीक है, आई, ठीक है, या फिर वहां से कोई गया है, तो मतलब जितनी भी डेथ रेट हुई है या किसी ने एग्जिट लिया है टोटल, तो ये टोटल हमारी क्या आ जाएगी। अब 2024 की पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन डेंसिटी हमें 2024 की मिल गई। तो ये फॉर्मूले का मतलब है ये।
तो ये ध्यान रखना कि D plus E will be going to decrease the population density, B plus I will be going to increase the population density. So a new habitat is just being colonized. Immigration may contribute more significantly to the population growth than the birth rate. तो मतलब यहाँ पे ये देखो भाई ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर कोई नया हैबिटेट आया, मान लीजिए कोई नया मार्केट खुलता है, कोई नया मॉल आता है, आप लोग कितना जाते हैं वहां पे, इमिग्रेशन होता है ना बहुत ज्यादा। तो अगर ऐसे ही कोई न्यू एरिया कॉलोनाइज्ड हुआ है, सिविलाइज्ड हुआ है, कोई नया हैबिटेट आया, तो वहां पे खुद ब खुद लोग पैदा होना, क्योंकि वहां पे लोग आएंगे तब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तभी तो पैदा होगा ना। तो एक न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करती है, उसके लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? इमिग्रेशन। बर्थ रेट कम करता है, क्योंकि पहले तो एक नया मकान बना है, अब उसमें बर्थ रेट तुरंत चालू हो जाएगा बिना इंसानों के? नहीं, इंसान आएंगे, टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, तब तो बर्थ रेट होंगे ना। तो बर्थ रेट ने वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बनाई, या जो इंसान आए इमिग्रेट करे उन्होंने बढ़ाई? इमिग्रेशन विल बी गोइंग टू इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया। क्लियर? चलिए आगे, अब हम देखेंगे किन चीजों को, ग्रोथ मॉडल्स को। हमारे पास 2 तरीके के मॉडल्स होते हैं यहाँ पे, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है एंड एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। ये बेटा 2 तरीके हैं जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ को मेजर करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, इन मॉडल्स के थ्रू। अब चलते हैं हम एक ग्रोथ मॉडल, जो कि हमारा पहला वाला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कब काम करता है? क्या ये नेचुरल हैबिटेट में हम इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देख सकते हैं? नहीं, सिंपल नहीं। ये है आर्टिफिशियल लैब्स के लिए। आप लैब्स में ऐसा काम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि आप वहां पे सिचुएशन खुद कंट्रोल कर रहे हैं। इफ somebody wants to reproduce, you will be going to give them the resources what they want. The resources are unlimited there. Okay? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? अननेचुरल होती है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। क्या होता है यहाँ पे? रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ठीक है? एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? सीन इन लैब्स, लेबोरेटरीज में हमें ये देखने के लिए ज्यादातर मिलती है। क्लियर? अब देखिए, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से, है ना। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो क्या है? वो फिट है। वो किसके अकॉर्डिंग? नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन के अकॉर्डिंग वो बंदा क्या है? फिट है। तो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये भी देखते हैं कि भाई अब आप ये चीज तभी देख पाओगे ना, खाना कितना है, लोग उसको यूज करके फिट हैं, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। तो आप देखते हैं यहाँ पे नेचुरल फिटनेस भी देखते हैं। ठीक है? अब इस ग्राफ को मेजर कैसे किया जाता है वो हम देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कल्चर प्लेट है जहां पे मैंने बहुत सारा न्यूट्रिएंट डाल दिया और मैंने कुछ बैक्टीरियाज वहां पे डाल दिए। वो बैक्टीरियाज बहुत तेजी से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, अपना साइज इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। वो पूरा का पूरा यूटिलाइज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है? तो अब वो पॉपुलेशन साइज क्या है, कैसे इंक्रीज हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, वो हम यहाँ पे पूरा देखेंगे। तो पॉपुलेशन साइज को हम डिनोट करते हैं कैसे, या हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। सो पॉपुलेशन साइज कैसे डिनोट किया जा रहा है? कैपिटल एन से। ठीक है? अब हम बात करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज, है ना। अब मान लो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो सेकेंड चीज यहां पे क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इन अ पर्टिकुलर टाइम। क्या? इन टाइम पीरियड, इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इन अ टाइम पीरियड। वो हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे हम बताएंगे जो भी चेंज हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह ये मैथमेटिक्स का यहाँ पे आ जाता है। तो कितना पॉपुलेशन चेंज हो रहा है कितने टाइम पीरियड में, दैट इज व्हाट यहाँ पे चलो ठीक है। तो ये क्या हम कैसे मेजर करेंगे? dn/dt, राइट। अब बर्थ पर कैपिटा कैसे जाना जाएगा? अभी तो बताया, बर्थ पर कैपिटा B से, डेथ पर कैपिटा D से, क्योंकि कोई पॉपुलेशन बढ़ रही है
वो हो रही है, हम उसको मेजरली इसी से, क्योंकि अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल यहाँ पे हम कोई और इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। नेचुरली यहाँ पे कितने बैक्टीरिया मर रहे हैं, कितने जिंदा हो रहे हैं, तो वो देख रहे हैं हम। बर्थ पर कैपिटा किससे मेजर किया जाता है? बी से। एंड डेथ पर कैपिटा किससे किया जाता है? डी से। क्लियर? तो ये है बर्थ पर कैपिटा या फिर डेथ पर कैपिटा। क्लियर? अब यहाँ पे ये पूरी चीज को निकालने के लिए अब देखिए, अब मान लो हमें चेंज इन पॉपुलेशन या हमें कुछ भी निकालना है कि जो ये dn बाय dt है टाइम टू टाइम कैसा चेंज हो रहा है ना। dn बाय जो dt है मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम पीरियड, हाउ यू विल बी गोइंग टू कैलकुलेट इट? यू विल बी गोइंग टू कैलकुलेट इट बाय चेकिंग द डेथ एंड बर्थ रेट। कितना बर्थ हुआ है, कितना उसमें से डेथ हुआ है, और वो पूरा टोटल पॉपुलेशन में कितना हुआ है, हम उसे ऐसे मेजर करेंगे, राइट। तो अब इस B एंड D को हमने क्या माना है? इसको हमने माना है R। व्हाट इज R? रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज। कोई कितना फिट है तो बर्थ रेट ज्यादा होगा, नहीं है तो डेथ रेट ज्यादा होगा। तो R इज व्हाट? द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट या फिर नेचुरल राइज इन पॉपुलेशन। ठीक है, आर क्या है? आर यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोल सकते हैं या इंट्रिंसिक फिटनेस बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, ओके, क्लियर। तो अब ये डेफिनेशन यहाँ पे, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा? इट विल बी गोइंग टू बी dn बाय dt इज इक्वल्स टू rn। ठीक है, हमारा फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। R आपको पता है रेट ऑफ नेचुरल इंट्रिंसिक इंक्रीज। ठीक है, तो ये जे शेप्ड कर्व होता है। देखिए यहाँ पे अभी बैक्टीरिया ने रेस दौड़ना शुरू नहीं किया है। ठीक है, क्लियर। इधर देखिए क्या है? लैग फेज है। ठीक है, यहाँ पे अभी धीरे धीरे पुश शुरू कर रहे हैं। एकदम से आप देखेंगे ये क्या हो गया? एकदम से इंक्रीज। ये क्या हो गया? लॉग फेज हो गया। एकदम से क्या हुई है? पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, और क्योंकि रिसोर्स कम नहीं है तो वो इंक्रीज होती जाती है जब तक जितना रिसोर्स यहाँ पर बचा हुआ है। सो इट इज अनलिमिटेड ग्रोथ व्हेन अनलिमिटेड फूड इज देयर, है ना। तो ये कैसा कर्व आता है? जे शेप्ड कर्व आता है। इट इज जे शेप्ड कर्व बिकॉज अनलिमिटेड फूड है एंड अनलिमिटेड क्या है? यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ है। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर? क्लियर है ये? चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और तरीका है मैथमेटिकल कैलकुलस। यहाँ पे जो मतलब दूसरी इक्वेशन है जो मैथमेटिकल हम लॉग के फेज में इसे जब देखते हैं तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है? देखिए वो है NT इक्वल्स टू N नॉट ERT। NT क्या है? जिस टाइम पर हम जानना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। मान लो मैं 2024, अभी 2000 मान लो 24 चल रहा है, मान लो क्या चल रहा है, तो मैं 2025 में जानना चाहती हूँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज क्या है। तो मैं वो 2025 पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन डेंसिटी जाननी है, तो NT इज इक्वल्स टू N नॉट, जो कि नेचुरल इनिशियल हमारी अभी पॉपुलेशन डेंसिटी है, देन दिस इज एक्चुअली द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, देन R इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड T इज एक्चुअली द टाइम। ठीक है, T यहाँ पे क्या है? वो पर्टिकुलर टाइम है। क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे, ये भी फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान यहाँ पे रखना है। नाउ लेट अस हैव सम आइडिया ऑन R वैल्यू। ठीक है, we'll have some idea on R value। ये R value है क्या? देखिए, to give you some idea about the magnitude of R values for the Norway rat, there is 0.0 Norway rat के लिए जो R value है वो कितनी थी?
0.015, ठीक है। एंड फॉर द फ्लोर बीटल, है ना, फ्लोर बीटल कौन है, कीड़ा है, कीड़ा बीटल, आर वैल्यू कितनी थी 0.12। अब देखा गया 1981 में द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, आर किसके लिए, ह्यूमंस के लिए 0.0205 थी। फाइंड आउट द व्हाट आर द आर वैल्यू इज, ठीक है, व्हाट आर द करंट आर वैल्यू। फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट, death rate. The above equation describe the exponential or geometric growth pattern of a population and result in J-shaped curve. When we plot n in relation to time t, if you are familiar with the basic calculus, you can derive the integral formula. तो अगर आपको ह्यूमंस की निकालनी है अभी, तो आप बहुत इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 2025 में वो कितनी है आर वैल्यू। क्लियर। अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ की। लॉजिस्टिक ग्रोथ बहुत ही नेचुरल कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, जहां पर रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड होता है। ये कब देखने के लिए मिलता है, नेचुरल कंडीशन, और यहां पे रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्स कैसा है, यहां पे बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही क्या है, कम है। अब यहां पे क्या होता है, इस केस में जब रिसोर्स कम है, एवरीवन विल बी गोइंग टू फाइट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ठीक है। उनकी जो भी कैपेसिटी है वो पूरी जद्दोजहद करके अपने आप खाना लेंगे। जैसे इंडिया में क्या है, क्या हो रहा है, ये इंडिया में क्या है, काम कम है, बेरोजगार लोग ज्यादा है, तो उनको तो प्रॉपर खाना नहीं मिलता, बट फिर भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमें वो पूरा खाना जितना भी हमें चाहिए हमें मिल जाए। सो एवरी इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम है जहां पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज रह रही हैं, उनको क्या, उनकी क्या कुछ कैपेसिटी होती है के, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट। मान लो जब रिसोर्स बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो एक इकोसिस्टम है मान लीजिए, अब इसकी कुछ कैपेसिटी होगी ना कि ये इतने ही इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा को नहीं, ठीक है। तो एवरी इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम के पास क्या है, एक कैरिंग कैपेसिटी है के, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट, ठीक है, हैज कैरिंग कैपेसिटी के, that is the maximum number an ecosystem can support. एन इकोसिस्टम जो कि क्या कर सकता है, सपोर्ट यहाँ पर कर सकता है। क्लियर। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ जो है वो कौन सा है, वो दूसरा वाला जो बी वाला ग्राफ है वो इसी का ही है, ठीक है। इस बी वाले ग्राफ में आपको बहुत सारी चीजें देखेंगी। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देख लो यहाँ का, dn बाय dt इज इक्वल्स टू कैरिंग कैपेसिटी, सबसे पहले तो कितना इंक्रीज हो रहा है नेचुरली वो, ठीक है, प्लस में कैरिंग कैपेसिटी प्लस में k माइनस एन डिवाइडेड बाय k। टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल जो चेंज है डेंसिटी में वो कितना आ रहा है वो है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर, ये क्या है, लैग फेज है, ये क्या है, लैग फेज। यहाँ पे ग्रोथ क्या है, बहुत स्लो है, ठीक है। इधर आप देखोगे, इधर से लेकर के इधर, ये क्या है, लॉग फेज है। ग्रोथ जो क्या है वो काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पे है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ग्रोथ कैसी है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जब तक उन्हें खाना मिल रहा है तब तक, ठीक है। अब इसके बाद कैसी हो रही है बेटा, वो फिर से क्या हो रही है, स्लो हो रही है, फिर से क्या हो रही है, स्लो हो रही है। अब इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, स्टेबल हो जाती है, मतलब मरते रहते हैं लोग, अब जिंदा हो गए हैं, ठीक है। ग्रोथ फिर धीरे हो गई, और लोग नहीं बन रहे थे, बट अब उनमें से कुछ मरेंगे, कुछ आ जाएंगे, कुछ मरेंगे, कुछ आ जाएंगे, वो क्या है, नॉर्मल वहां पर हो जाती है, सिम्टोट बोलते हैं हम इसे, ठीक है। सिम्टोट, इस चीज को बोला जाता है सिम्टोट, एकदम सीधा, ओके।
क्लियर? तो ये है ये वाला ग्राफ जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये ऐसी नहीं होती है कि यहाँ पे होता जाएगा ग्रोथ, नहीं, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, मतलब जितने लिमिटेड है ये, होगा तो बढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे इसके बारे में ही, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज फॉलोड बाय अ एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन, फाइनली अ सिम्प्टोट। ठीक है, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी, अ प्लॉट n in relation with time result in sigmoid curve. This type of population is called Worlest Pearl logistic growth. ये भाई अंडरलाइन कर लो, अगर आ जाए क्वेश्चन, वर्ल्ड पोल लॉजिस्टिक ग्रोथ किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है, एंड डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी है, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, एन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी है। अब हम बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, जैसे कि अंतर क्या क्या आते हैं। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, वो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने बच्चे पैदा करें और वो जिंदा रहें। ठीक है, तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है उस सर्टेन कंडीशन में वो उतना ज्यादा फिट है। ठीक है, तो जो इंसान ज्यादा फिट है उसकी हाई आर वैल्यू होगी इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। सो अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर एन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व toward the most efficient reproductive strategy. Some organism breed only once in their time period. अब भाई देखो, कई लोग हैं वो बहुत फिट है ना, तो वो बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, कई जो भी है अपने हिसाब से, तो हमारी चॉइस ये है, हमें ये खाना पसंद है अपने अकॉर्डिंग, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, काफी सारे। सम ऑर्गेनिज्म, तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखिए, इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। ठीक है, सो अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स, क्या प्रेशर्स हैं, क्या डिमांड है, कैसे वो रह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टूवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। जो भी उसकी जैसी भी बॉडी है, उसकी कैपेसिटी क्या है, एनवायरनमेंट का है, वो कहाँ रहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग एक बहुत एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी को ही अपनाएंगे। जैसे कि सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू, ये सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, व्हाइल अदर बर्ड्स ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। जैसे कि मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स वो बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करेंगे तो एक अंडा देंगे, दो अंडा देंगे। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं जो कि एक रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं, जैसे कि सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, जैसे ऊस्टर जैसे पेलाजिक फिशेस आ गई, ये एक बार में बहुत सारे इंडिविजुअल्स को पैदा करती हैं, while others produce a mammal number of large sized offspring like birds and mammal। और ये क्या करते हैं, एक रिप्रोडक्शन में लार्ज साइज पर एक दो ही प्रोड्यूस करते हैं। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस। अब इनमें से कौन सी चीज है जो कि फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए है। Ecologists suggest that life history traits of organism have evolved in relation to the constraints imposed by biotic and abiotic component of the habitat in which they live. So evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists। क्योंकि हम यहाँ पे different organisms की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे ये R वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते, हम एक स्पीशीज में ही इसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। अब मैं बात कर लूँ पेलाजिक सैल्मन फिश की और मैं बम्बू की, दोनों तो डिफरेंट है ना, हम कैसे उनको लेके आ सकते हैं, उनका हैबिटेट अलग है, उनका हर चीज अलग है। तो दिस थिंग इज स्टिल अंडरगोइंग रिसर्च। ठीक है, अब बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला कि एक सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल है। ठीक है, एक ये इंसान है, अब एक ये, इसको मैं ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ, बट ये काफी सारे हैं। ठीक है, तो मैं इसको बोल रही हूँ पॉपुलेशन। अब बताइए, क्या ये सिर्फ सूरज, चंदा, पेड़ और घास से ही बातें करते रहेंगे, क्या सिर्फ इन्हीं से इंटरेक्ट करेंगे? नहीं, ये एक दूसरी पॉपुलेशन से भी इंटरेक्ट करेंगे जो कि थोड़ी सी अलग है। मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इनसे भी इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है इसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। फॉर अरे कहाँ गया ये, हम कहाँ थे, इधर। For any species, the minimal requirement is one or more species on which they can feed। जिंदा कैसे रहेंगे भाई,
कोई तो चाहिए ना तुम्हें खाने के लिए, तुम पेड़ को खाते हो, इनको भी कोई ना कोई चाहिए। तो यहाँ पर एक या दो, देखो एक स्पीशीज है तो इसके लिए एक या दो स्पीशीज होनी चाहिए जिसके ऊपर ये फीड कर सके, ये भी एक या दो के ऊपर फीड कर सके, तब पॉपुलेशन इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है, वो उनको सरवाइव करेगा। ये मिनिमल रिक्वायरमेंट है, ये तो होना ही चाहिए एक इंटरेक्शन के लिए। सो इवन अ प्लांट स्पीशीज विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन, है ना, बिल्कुल। इट नीड सॉइल, माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू सॉइल एंड रिटर्न इन द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर द एब्जॉर्प्शन। मान लो एक प्लांट है, उसने सॉइल से चलो न्यूट्रिशन ले लिया, सॉइल एक एबायोटिक फैक्टर है, अब प्लांट मर गया, अगर यहाँ पे माइक्रोब्स नहीं हुए तो वो फिर से वही न्यूट्रिएंट सॉइल में नहीं ला पाएंगे जो कि ये प्लांट यूज करना चाहता है। तो even in simple organisms like plants, they also need 2 or more species on which they can get help, है ना, from which they can get help. Now it is obvious that in nature animals, plants, microbes do not and cannot live in isolation. अलग नहीं रह सकते, इवन इंसान भी अलग नहीं रह सकता, उसको एक दूसरा इंसान चाहिए, बट दे इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक क्या बनाती हैं, एक कम्युनिटी बना देती हैं। तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, ऐसे ही ये कम्युनिटी प्लस वो कम्युनिटी, वो मिलके क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं, ठीक है। सो इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मैनी इंटरैक्टिव लिंकेजेस, बहुत छोटी छोटी कम्युनिटीज में बहुत सारे इंटरैक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो ऑल में नॉट बी रेडिली अपैरेंट, मे बी वो आपको बहुत दिखाई ना दे, बट ऐसा नहीं है इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल interspecific interaction arise from the interaction of population of 2 different species। एक interspecific type का interaction है, जब 2 different species की पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती है तब हम उसे बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब वहां पे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है या वो न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव फॉर द बेनिफिशियल, नेगेटिव इज फॉर द डेट्रीमेंटल एंड न्यूट्रल इज फॉर द जीरो। Clear? So let us start few type of interaction where some get benefit, some are harming others and some are actually neutral, है ना। तो पढ़ते हैं इन सारे टाइप के इंटरेक्शंस को। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास कितने इंटरेक्शन है। यहाँ पे हम म्यूचुअलिज्म पढ़ने वाले हैं, म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फायदा होता है। एंड देन वी हैव कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों को नुकसान है। देन वी हैव प्रिडेशन, प्रिडेशन में एक को फायदा है और जो प्रिडेट कर रहा है दूसरे को उसको नुकसान है, ठीक है। इसमें पैरासाइटिज्म में भी एक को फायदा एक को नुकसान है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा एक तो कुछ नहीं है। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान है और एक को कुछ नहीं है। अब आप कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म में काफ़ी कंफ्यूज होंगे क्योंकि एक यहाँ पे एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों में ही यहाँ पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि ए फॉर एडिशन होता है, बट यहाँ पे हमें क्या रखना है, एक स्पीशीज को नेगेटिव रखना है, और दूसरे में जब आपको एक पता होगा तो दूसरे में हमें पॉजिटिव रखना है, वो आपको याद आ ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रिडेशन से। प्रिडेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2 स्पीशीज रहती हैं, एक तो होता है प्रीडेटर और एक होता है ये प्रे, है ना। प्रीडेटर क्या करती है, मतलब प्रे को मारती है ना, जिसको खाया जा रहा है वो है प्रे, और जिसको प्रीडेटर मतलब जो जिसको खा रहा है वो कौन है, प्रीडेटर है, ठीक है। तो प्रीडेटर का अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, प्रीडेटर में अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब जब भी कोई इंसान किसी को खाता है या कोई एनिमल किसी को खाता है तब वहां पे क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी एक से दूसरे में जा रही होती है। तो ये रिलेशनशिप है, ये किस चीज का काम कर रहा है, इट एक्टिंग एज ए कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर, है ना, है ना। तो प्रीडेशन में देखिए 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो है हमारे पास प्रीडेटर और एक है हमारे पास प्रे, ये 2 लोग यहां पर हैं। अब प्रीडेटर में प्रीडेटर है एंड प्रे है, प्रीडेटर प्रे को खाता है। अब यहां पे ये क्या कर रहा है, इट एक्ट एज, मतलब एक चैनल बना रहा है फॉर एनर्जी ट्रांसफर के लिए। अब ये इसको खाएगा तभी इसकी एनर्जी आगे जाएगी और इसको कोई खाएगा तभी वो एनर्जी आगे जाएगी।
तो इट इज एक्टिंग एज अ कॉन्डुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर। कीप ऑन चेक ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी। मान लो गाय बहुत गोट बकरियां बहुत ज्यादा होंगी, सारी ग्रास खा जाएंगी, लायन टाइगर नहीं आए तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इट कीप चेक ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या करता है, चेक करके रखता है किसको, पॉपुलेशन डेंसिटी को भी यहाँ पर चेक करके रख सकता है। एंड इट मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्योंकि अगर एक ही स्पीशीज ज्यादा हो गई, अगर इसने नहीं खाया तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज ज्यादा हो जाएगी, तो इट ऑल्सो मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्लियर हो गई ये चीज क्लियर। अब जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल से इसको पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है किसका, कि इन ऑस्ट्रेलिया 1920, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 1920 में एक ऑर्गेनिज्म लाया गया बाहर से, ठीक है, कुछ और ला रहे थे और कुछ आ गया। प्रिकली पियर कैक्टस आ गया, जो कि एक प्रे है, ठीक है, और इसने इतना ग्रो किया। अब देखो, अगर आप इसको ऑस्ट्रेलिया में लेके आ गए हैं, एक प्रिकली पियर कैक्टस, ठीक है, हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, एक प्रिकली पियर कैक्टस। ये जो कैक्टस आया, इसका कोई प्रीडेटर नहीं था, इट हैज नो प्रीडेटर इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो इसने क्या किया, बहुत ज्यादा ग्रो किया, ठीक है, तो इसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया और पूरा फैल गई ये पूरी सिटी में। तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, ऑब्वियसली दूसरों का खाना वहाँ पे खा रही थी। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि इसको कंट्रोल कर सकती है, एक ही प्रीडेटर है, जिसका नाम क्या है, एक मॉथ है जो कि इस कैक्टस को खाती है, ठीक है, ओनली अ मॉथ दैट फीड ऑन कैक्टस, ठीक है। तो एक मॉथ है जो कि इसको यहाँ पे खा सकती है और जो कि कंट्रोल कर सकती है। ये क्या हो गया, मॉथ प्रीडेटर हो गया किसके लिए, जो कि अब क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इसको, ठीक है, इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो एक ये एक एग्जाम्पल है आपके पास। एंड चलिए हम और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर लेते हैं। एनिमल्स की बात करें यहाँ पर हम, एनिमल्स पता है क्या करते हैं, बचने के लिए या फिर मारने के लिए दो चीज करते हैं, बचने के लिए करते हैं वैसे तो, एक तो होता है मिमिक्री और एक होता है कैमोफ्लेज, ठीक है। अब मिमिक्री में ये क्या करते हैं, क्या ये किसी की तरह एक्ट करते हैं, हाँ। देखिए, एक बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई, जो कि क्या होती है, डिस्टेस्टफुल होती है, तो जिसको इंसेक्ट्स हैं या कोई भी और एनिमल है वो इसको नहीं खाता है, ठीक है। तो मिमिक्री कौन करता है, नॉर्मल बटरफ्लाई मिमिक मोनार्क बटरफ्लाई, किसके लिए, बचने के लिए। क्यों, कैसे करते हैं, ये मोनार्क जो बटरफ्लाई है ये कैसी है, इट इज डिस्टेस्टफुल, जो इसका केमिकल है बड़ा गंदा है, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर, वो प्रेडेटर से खुद को बचाता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस बटरफ्लाई ने क्या किया, इसको मिमिक कर दिया और खुद की बॉडी वैसे की वैसी बना ली, जैसी वो दिखती थी वैसी बना ली। अब कोई उसको इसलिए नहीं खाएगा, अच्छा ये तो गंदी है टेस्ट में, इसको नहीं खाते हैं, ठीक है। सो ये नॉर्मल बटरफ्लाई क्या करती है, मिमिक्स। कैसे मिमिक करती है, बाय चेंजिंग द कलर, ठीक है, चेंज कलर, किसके जैसा कर लेती है, एक मोनार्क बटरफ्लाई की तरह इसके जैसा कर लेती है, ठीक है, और क्या करती है, बच जाती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि फ्रॉग, वो जिस ब्लैक जगह पे हैं तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं और वो दे अवॉइड देमसेल्फ फ्रॉम, कि उनको कोई देख ना पाए, वो बचा लेते हैं खुद को, ठीक है।
अब हम बात करेंगे प्लांट्स में, एनिमल्स की बात हो गई, अब हम कुछ प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स में देखो यहाँ पे प्लांट्स में क्या होता है, कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, जैसे कि स्पाइन्स हैं, थॉर्न्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए ही यूज करते हैं। आप देखना कांटे वाले प्लांट पे कभी सांप नहीं चढ़ेगा, ठीक है। एंड ये सर्टेन टॉक्सिन केमिकल्स भी रिलीज करते हैं, जो कि जब कोई प्लांट खाता है तो वो उसकी हालत खराब हो जाती है ना। तो केमिकल टॉक्सिन्स, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कैलोट्रोपिस, वो एक गंदा केमिकल रिलीज करता है टॉक्सिन, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट कर लेता है खुद को और उसको कोई खा नहीं पाता है, ठीक है। तो ये था प्रीडेटर एंड प्रे का। प्रीडेशन में देखिए बेटा क्या होता है, यहाँ पर एक को फायदा होता है इसको और इसको क्या होता है, नुकसान होता है। क्लियर, ये था रिलेशनशिप प्रीडेशन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपटीशन का। कंपटीशन में क्या होता है, एक अनलिमिटेड रिसोर्स है ना, और सेम स्पीशीज है। मान लो एक जगह पे इंसान है और बहुत कम पैसा है, खाना है, ठीक है। तो ये किसके बीच में होता है, इट इज फॉर द अनलिमिटेड रिसोर्सेस बिटवीन द सेम स्पीशीज, और या फिर हम बोल सकते हैं सिमिलर स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज भी, ठीक है। ये किन किन के बीच में होता है, देखिए इसमें क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, ठीक है। इंटरेक्शन ऐसा है, इट इज बिटवीन सेम स्पीशी या थोड़ी सी सिमिलर है, या फिर डिफरेंट स्पीशीज, किन्हीं के भी बीच में हो सकता है, पर किस चीज के लिए हो रहा है, फॉर द कॉमन फूड। सब एक ही खाना खाते हैं, फॉर द कॉमन फूड, दैट इज एक्चुअली व्हाट, कंपटीशन। ओके, अब यहां पे ऐसा कब होता है, व्हेन रिसोर्स इज अनलिमिटेड, व्हेन रिसोर्स इज लिमिटेड। रिसोर्स क्या है, जहां पर लिमिटेड है, तब ये चीजें यहां पर होती हैं। क्लियर, रिसोर्स लिमिटेड है तभी यहां पर ऐसा कुछ यहां पर होता है। जैसे कि हम बात करें एक साउथ अमेरिकन लेक में, जहां पे खाना बहुत ज़्यादा कम है और वहां पे फ्लेमिंगोज हैं और जो फिशेज हैं वो एक कॉमन जू प्लैंक्टन के लिए फाइट करती हैं, ठीक है। जैसे कि साउथ अमेरिका लेक, साउथ अमेरिकन लेक का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल है फ्लैमिंगोज एंड हमारे पास फिशेस हैं, ठीक है। मछलियां हैं और कुछ फ्लैमिंगोज हैं जो कि उड़ उड़ के आती जाती रहती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो विजिट, जो ये फ्लैमिंगोज हैं कभी कभी विजिट करती है, पानी में थोड़ी रहती हैं, विजिटिंग फ्लैमिंगोज, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉमन फूड पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि जू प्लैंक्टन है, एग्जाम्पल जू प्लैंक्टन। अब बताओ भाई, ये तो इतने कम है, ठीक है, इसके ऊपर फिश भी डिपेंड कर रही हैं, ये भी कर रही है, तो दोनों में क्या हुआ, दोनों को कंपटीशन हुआ, दोनों के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, एबिंगडन टॉर्टोइज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, एक तो ये हो गया, एक है हमारे पास अबिंगडन टॉर्टोइज। ये जो अबिंगडन टॉर्टोइज हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है इनके साथ, ये गैलापागोस आइलैंड में मिले हैं हमें, एक ही टाइप के स्पीशीज हैं, अभी भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे है ये, इन गैलापागोस आइलैंड। अब वहां पे हम किन को लिया है, बकरियों को लिया है, गोट इंट्रोड्यूस्ड हियर। अब बताइए क्या हुआ यहाँ पे, बेटा ये तो वैसे ही टॉर्टोइज है, आपने सुनी है ना कहानी खरगोश और कछुए की, एक तो बड़ा धीरे चलता है और एक बहुत जल्दी चलता है। तो बकरियां यहाँ पे इतना ज्यादा खाना खा रही थी, यहाँ पे इस आइलैंड पे प्लेंटी ऑफ ग्रास है, प्लेंटी ऑफ ग्रास है, मतलब दोनों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक की खाने की स्पीड इतनी ज्यादा है ना, इसकी जो ब्राउजिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है,
बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कछुआ खा नहीं पाता है और ये सारा का सारा बहुत जल्दी क्या करती है, यहाँ पे खा जाती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दे केम टू एग्जिस्टेंस, केम नियर टू एग्जिस्टेंस, एक्सटिंक्शन, सॉरी एक्सटिंक्शन। ठीक है, दे केम नियर टू एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ द फास्ट ब्राउजिंग कैपेसिटी ऑफ द गोट, दैट इज मछली। मछली भाई इतने जल्दी जल्दी मछली नहीं, बकरी इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी कि उनको बड़ी दिक्कत यहाँ पे होने लगी। ठीक है, सो फिटनेस ऑफ स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन अदर स्पीशीज। यहाँ पे रीजन क्या है कि एक की फिटनेस जो है वो कम है एज कंपेयर टू द अदर, है ना, एज कंपेयर टू द अदर। क्लियर? अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे और एक रूल है जिसको हम बोलते हैं कॉलन एलिगेंट रूल। ठीक है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कॉलिन्स फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट रॉकी सी कोस्टलैंड, और एक और चीज है यहाँ पे, एक्चुअली में एक रूल भी है, एक लॉ भी है। ठीक है, जिसकी मैं बात करूंगी। चलो पहले इसको ही देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक तीसरा एग्जाम्पल क्या है, एक लार्ज बार्नेकल थी, बड़ी सी, ठीक है, जो कि बहुत डोमिनेंट थी छोटी वाली बार्नेकल्स पर। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया। ठीक है, एक हम लेके आ गए लार्ज बार्नेकल लेके आ गए, तो साइज पे भी डिपेंड करेगा ना। लार्ज बार्नेकल लेके आ गए और एक स्मॉल बार्नेकल थी। अब बताइए इसमें से कौन जीतेगा? ये डोमिनेट करेगी किसको? स्मॉल वाले को, और क्या करेगी, वहां का सारा फूड जो है ये खुद ही कंज्यूम वहां पे कर जाएगी। तो उसने स्मॉल बार्नेकल को एक्सक्लूड कर दिया था, जिसका नाम था कैथामिलस बार्नेकल। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैथामिलस बार्नेकल एक्सक्लूडेड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, म्यूटेशन की बात करेंगे, सॉरी म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म में एक चीज़ और, शायद मैंने अभी कुछ लॉ बताया था आपको, प्रिंसिपल, तो गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सटिंक्शन वो रह गया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कीप, वी विल बी गोइंग टू कीप इट, एंड देन हियर व्हाट विल डू, we'll take a slide here. Okay, चलो, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, कहता है अगर बहुत सारी स्पीशीज हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज है ना, सो नो टू, एक्चुअली हम बोल सकते हैं सेम स्पीशीज, हाँ, क्लोजली रिलेटेड, या फिर हम बोल सकते हैं सेम स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन इनहैबिटेट, क्या रह सकता है, कैन इनहैबिट टुगेदर फॉर सेम रिसोर्सेज। ठीक है, जो कि एक ही रिसोर्स में नहीं रह सकते। एक सेकंड, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, आपको बताती हूँ। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, नो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, क्या, जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, ठीक है, कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन इनहैबिट इन दैट टुगेदर फॉर द सेम रिसोर्स और कैन लिव देयर।
ठीक है, इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम के लिए मतलब वो नहीं रह सकती हैं। अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं और वो compete कर रही हैं एक ही खाने के लिए, ठीक है, competing for same resource, अगर वो एक ही खाने के लिए क्या कर रही हैं, compete कर रही हैं for same resource, can inhabit together for same resource, है ना, वो नहीं रह सकती, can inhabit together for same resource or together for long time. ज़्यादा टाइम के लिए वो वहाँ पर नहीं रह सकते। क्लियर? अब देखिए मोर एफिशिएंट क्या होता है, एलिमिनेशन द लेस एफिशिएंट वन। तो यहाँ पे क्या होता है, द मोर एफिशिएंट वन एलिमिनेट द लेस एफिशिएंट वन। एक लेस एफिशिएंट को क्या करती है, वो एलिमिनेट यहाँ पे कर देती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल पढ़ दें, एक साइंटिस्ट थे मैक अर्थर, ठीक है, वो क्या कहते हैं मैक अर्थर जी, मैक अर्थर कहते हैं, बात करते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग की तरह। क्या होता है ये रिसोर्स पार्टीशनिंग, मैं बताती हूँ। इन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कब, जब वो खाना आधा आधा बांट ले या फिर वो कुछ और कर ले। जैसे कि सिमिलर स्पीशीज है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है ऑफ वॉबलर बर्ड। एग्जाम्पल है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉबलर बर्ड, है ना। ये सारी चिड़ियां एक ही पेड़ पे मान लीजिए रहती हैं या एक ही एरिया में रहती हैं। ये क्या करेंगे, ये को एग्जिस्ट करती हैं। हाउ डू दे को एग्जिस्ट? दे को एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाउ? बाय ड्यू टू देयर बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज, कि वो कुछ अलग अलग चीजें खा लेंगे उसी पेड़ पर रह करके, कोई सीड खा लेगा, कोई इसका पोलन खा लेगा। सो दे को एग्जिस्ट बिकॉज of their behavioral differences in their foraging pattern. Clear? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म यहाँ पे क्या होता है, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म पढ़ लें क्या, पहले वो छोटा सा है, फिर हम म्यूचुअलिज्म के बारे में बात करेंगे। चलिए कमेंसलिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक को क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे को क्या है, फायदा हो रहा है। कमेंसलिज्म में ये होता है न्यूट्रल एंड पॉजिटिव का रिलेशनशिप यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक एपीफाइट है, एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन एपीफाइट इनसे एग्जाम्पल से ही आते हैं। एक एपीफाइट है जो कि बेल है एक ऑर्किड की, ठीक है, जो कि किसके ऊपर रहती है, ऑन मैंगो ट्री, ऑन मैंगो ट्री। अब ये बेल पता है आपको क्यों चढ़ती है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बेटा नीचे अगर रहेंगी तो इनको सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंगो के ऊपर न्यूट्रल नेचर है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। इसको क्या मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है। सनलाइट की वजह से क्या कर लेती है, खुद को खाना बना लेती है। बट मैंगो ट्री को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी तो बेल है, क्या ही कर लेगी, ठीक है ना। नाउ बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन वेल, सेकेंड एग्जाम्पल है बार्निकल्स का ग्रोइंग ऑन वेल। वेल इतनी बड़ी मछली है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बट ये वहां से फूड ले करके ग्रो कर जाते हैं, तो अगेन ये पॉजिटिव है, ये जीरो है। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें तो कैटल्स देखिए आपने, एग्रेट कैटल्स। एग्रेट कैटल्स जो हैं उनको क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। एग्रेट ऑन कैटल्स, सॉरी ये फ्लाइज हैं ऑन कैटल्स।
वो बैठी रहती है, वाइट कलर की चिड़िया। कैटल्स को कोई दिक्कत नहीं है, इनको क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। कैसे? जब काऊ या बफलो जब ये घास में घूमती हैं तो छोटे छोटे कीड़े जो वहां पे छुपे रहते हैं वो उड़ने लग जाते हैं, और ये एग्रेट जो चिड़िया है ये क्या करती है, उन इंसेक्ट्स को खा लेती है। इसको क्या हो गया, फायदा हो गया, और कैटल्स को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे सी एनीमोन, ठीक है, ऑन एंड क्लाउन फिश, ठीक है। सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश इंसेक्ट, यहाँ पे देखो क्या होता है, फोर्थ सी एनीमोन क्लाउन फिश, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, जो सी एनीमोन है उसके पास टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगी टेंटिकल्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, टेंटिकल्स, जो कि टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। तो क्या होता है कि ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है तो खुद को प्रोटेक्ट करता है। अब पता है क्या करती है, ये जो क्लाउन फिश है ये इसके पास जाकर के बैठ जाती है और खुद को क्या कर लेती है, बचा लेती है, और इसको क्या होता है, जीरो इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये क्या करती है, खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेकंड, दैट इज अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी CUET महापैक, जो कि अड्डा का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, किफायती है और सबसे क्वालिटी में बेस्ट है, इसलिए कि आपको एक तो आपको वैलिडिटी मिलती है ज़्यादा टाइम के लिए, प्लस अगर आप इसे परचेज करते तो अड्डा जितने भी बैचेस लेके आता है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। यू आर इन एवरी बैच, यू कैन स्टडी फ्रॉम एनी बैच एवरी टाइम, लाइव लाइव लाइव, ओनली लाइव। I would suggest that you can purchase this app by going on the CUET Adda 24/7 website, ठीक है। वहाँ पे आपको जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, you can keep it here and then how you have to go, you have to go here, ठीक है। और मैं यहाँ पे बता ही रही थी बच्चों को, बैक करेंगे, अगेन बैक करेंगे, और you will go on all courses। all courses के बाद आप जाएंगे किस पे, ये क्या आ गया है, होम, go on home, all courses and then you can select for the UG PG entrance CUET UG महापैक। इधर जाइए और इन बैग को परचेज करिए। ये सिर्फ 7000 में, साइंस डोमेन में PCM है ये बेटा, और ये साइंस डोमेन में बायोलॉजी है। सो दिस इज़ ऑफ 7945 रुपीज़। और अगर आप इसको जा करके यहाँ पे, मैं और सस्ता बताती हूँ, आप कर सकते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करिए, अभी काफ़ी ज़्यादा % डिस्काउंट चल रहा है, 32 ऑलरेडी है। देन यू कैन अप्लाई कोड हियर NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। व्हेन यू विल बी गोइंग टू डू इट, इट विल बी ऑफ, हाँ, डिस्काउंट के बाद, एक सेकेंड, हाँ जी, आपको पड़ रहा है 7499 का, प्लस अगर आप ऐप से नीचे दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको 1% का डिस्काउंट और मिलेगा, जो कि और अच्छा होगा आपके लिए। तो यू कैन गो एंड चेक आउट दीज थिंग, ठीक है, थिंग्स। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, हाँ, कमेंसलिज्म हो गया है हमारे पास, वी आर लेफ्ट विद एमेंसिलिज्म, ठीक है। एक बार मैं एमेंसिलिज्म और बता देती हूँ। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि एक को नुकसान है और दूसरे को फायदा है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एमेंसिलिज्म में एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है। जैसे कि अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक में क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया से ही बनाया गया है ना एंटीबायोटिक। यहाँ पे सर्टेन बैक्टीरियाज हैं, वो क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि अदर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मारता है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब जो ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है वो एक दूसरे बैक्टीरिया, दूसरी फंजाई को क्या करेगा, दूसरी फंजाई को ग्रो नहीं करने देगा, इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। इसको क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, और इसको क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो यहाँ पे एक को नुकसान होता है और एक को कुछ भी नहीं होता है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट पर। हमारे पास म्यूचुअलिज्म एंड पैरासाइटिज्म रह रहा है, तो वी विल बी गोइंग टू फिनिश इट अप ऑल्सो, ठीक है। देखिए बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास आता है लाइकेन, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमारे पास आता है लाइकेन। लाइकेन बेटा किस किस से मिलके बना हुआ है, लाइकेन यहाँ पे एल्गी एंड फंजाई से मिलके बना हुआ है। एल्गी
एंड फंजाई से मिलके बना हुआ है। ये वो ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फायदा होता है, दोनों को यहाँ पे फायदा है, एल्गी को भी फायदा है एंड फंजाई को भी फायदा है। कैसे, मैं बताती हूँ। एल्गी क्या करती है, ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, फोटोसिंथेसिस करके क्या करती है, फंजाई को खाना दे देती है। फंजाई के पास क्या होता है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है उसके हाइफे के थ्रू। हाइफे से वो सॉइल से न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड एल्गी को क्या करते हैं, दे देते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया एक यहाँ पे एमेंसिलिज्म का, क्लियर, सॉरी म्यूचुअलिज्म का आपके पास एक आ गया है। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो सिमिलरली हमारे पास माइकोराइजा है। माइकोराइजा में भी क्या होता है, दोनों को ही फायदा होता है। ये फंजाई प्लस हायर प्लांट्स का कॉम्बिनेशन होता है, फंजाई प्लस हायर प्लांट्स यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। फंजाई यहाँ पे क्या करती है, ये अगेन न्यूट्रिएंट मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करती है जो कि वो प्लांट को देती है, और प्लांट अगेन इसको क्या कर देता है, न्यूट्रिएंट जो खाना बनाया है वो यहाँ पर इनको देता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स एंड प्लस फ्लावर। ठीक है, पॉलिनेटर्स को क्या मिल जाता है, पॉलिनेटर्स को नेक्टर मिल जाता है, मतलब जो कि है फूड। ठीक है, तो इनको भी फायदा हो रहा है, प्लस इनका क्या हो जाता है, इनका पॉलिनेशन हो जाता है, तो इनको भी यहाँ पे फायदा है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। बेटा एक चीज और मैं बताऊं, कई तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, कई तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि फिग है, वो सिर्फ एक ही क्या नाम है, युक्का मॉथ है ना। एक एग्जाम्पल बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास है युक्का एंड मॉथ प्लांट, युक्का एंड मॉथ। ये इतने ज़्यादा हैं कि ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं। युक्का प्लांट है जिसको मॉथ पॉलिनेट करता है, ठीक है, और हाँ ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं करते हैं एक दूसरे के बिना। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आते हैं चीटर्स, कुछ चीटिंग करने वाले चीटर्स आते हैं। वो चीटर्स क्या करते हैं, एक्चुअली में आते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, मतलब आएंगे और क्या करेंगे, दे विल ओनली स्टील द नेक्टर, दे विल स्टील नेक्टर, चोरी कर लेते हैं नेक्टर को और पॉलिनेट नहीं करते हैं किसी भी फ्लावर को। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ सीडो कॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, चीटर्स में ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास सीडो कॉपुलेशन का। इसमें फ्लावर चीटिंग कर लेते हैं, जैसे कि ये फ्लावर है एक, ठीक है, जिस फ्लावर का नाम है ऑफायरिस। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी इरेज इट। एक ये मेडिटेरेनियन ऑर्किड है, फ्लावर है जिसका जो कि कहाँ का है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास मिलता है, द मेडिटेरेनियन ऑर्किड। ठीक है, ये क्या करता है, ये खुद के जो कलर है, खुद का जो शेप है, ये एक बी की तरह रिजेंबल करता है। क्या करता है, इट रिजेंबल अ बी। ये जो फ्लावर है ये क्या करेगा, रिजेंबल बी, रिजेंबल फीमेल बी, बी की तरह रिजेंबल करता है, इसलिए ताकि इसके ऊपर जो मेल बी है वो आकर के बैठे। तो मेल बी आती है किसके लिए, कॉपुलेशन के लिए, और ये तो बी है ही नहीं, है ना। तो मेल बी अट्रैक्ट फॉर कॉपुलेशन बट रिजल्ट ओनली इन ट्रांसफर ऑफ पोलन। तो ये भी यहाँ पे धोखाधड़ी चल रही है। हम कहते हैं इंसान ही धोखा देते हैं, नहीं भाई, इधर भी चल रही है धोखाधड़ी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसे ही फिग स्पीशी की, जो कि अंजीर जिसको बोला जाता है। ठीक है, एक हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अंजीर का एग्जाम्पल है, अरे 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 फिग। फिग के पास क्या करती है, एक मौत आती है, फिग जो होता है उसको फिग स्पीशी को एक्चुअली पॉलिनेट करता है बाय अ पर्टिकुलर वास्प। ठीक है, पॉलिनेटेड बाय पर्टिकुलर वास्प। पर्टिकुलर वास्प क्या करता है, इसको पॉलिनेट करता है और वहां पर अपने अंडे भी दे जाता है। दोनों एक दूसरे की केयर करते रहते हैं, दोनों बैठे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, इंसेक्ट है,
पर्टिकुलर, ठीक है, वास्प है वो, जो कि आके यहाँ पे बैठती है, अपने अंडे दे देती है फिग ट्री के अंदर, ठीक है, फिग के अंदर, और इसके अंडे यहाँ पे सेफ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना यहाँ पे नहीं रह पाते, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैरासाइटिज्म के बारे में। पैरासाइटिज्म भी बहुत जल्दी हम खत्म कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कमेंसलिज्म हमने पढ़ लिया, पैरासाइटिज्म यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए पैरासाइटिज्म में 2 लोग रहते हैं, 2 स्पीशीज आर देयर, ठीक है। एक स्पीशीज को बेटा क्या होता है, फायदा होता है, और एक को नुकसान होता है। 1 स्पीशी जो होती है वो फायदे में रहती है, और सेकंड स्पीशी जो होती है वो नुकसान में रहती है। क्या रहता है, उसको घाटा होता है, ठीक है। एक तो होती है जो, इसको बोलते हैं हम होस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, और दूसरी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। दूसरी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। सॉरी, ऊपर हमने ये गलत लिख दिया है। होस्ट को यहाँ पे नुकसान होता है एंड पैरासाइट को यहाँ पे फायदा होता है। अब देखो जो यहाँ पे पैरासाइट है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो एक्टोपैरासाइट और एक हो सकता है एंडोपैरासाइट, ठीक है। एक्टोपैरासाइट जैसे कि हम बोलें लीच, टिक्स, लाइस, ये बॉडी के बाहर ही रह करके क्या करती हैं, हार्म करती हैं। किसी भी होस्ट को ये क्या करती हैं, बॉडी के ऊपर रह करके ही हार्म करती हैं। जैसे कि कस्केटा, प्लांट्स में देखिए तो हम कस्केटा है जो कि क्या है, अमर बेल है, ठीक है। एंडोपैरासाइट में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, टेपवॉर्म एंड एस्कैरिस, ठीक है। लिवर फ्लूक में देखा जाए तो जो इनके जो होस्ट होते हैं, इनके एक ही होस्ट से इनका काम नहीं चलता है, ठीक है। लिवर फ्लूक में देखा जाए तो मैन, यहाँ पे इनका होस्ट कौन होता है, मैन भी होता है, एंड यहाँ पे इनका स्नेल या फिर फिश भी होता है, ठीक है। 2 होस्ट होते हैं इनके, 2 होस्ट। प्लाज्मोडियम में भी देखा जाए तो मैन होता है एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन 2 होस्ट होते हैं। टेपवॉर्म में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास 2 ही होस्ट हैं, एक तो होता है पिग और एक होता है ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पे भी कौन होता है, पिग एंड ह्यूमन। तो अगेन देख लीजिए ये लोग क्या करते हैं, हार्म करते रहते हैं। कस्केटा तो अमरबेल है जो कि प्लांट के ऊपर जाती है और उसको बहुत अच्छे से हार्म करती है। एक और मैं आपको बात बताऊंगी ब्रूड पैरासाइटिज्म की, जिसमें क्या होता है, जो कुकू होती है, कोयल है ना, ब्रूड पैरासाइटिज्म, इसमें क्या होता है, कुकू या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कोयल, ये क्या करती है, ले इट्स एग्स इन क्रो नेस्ट। अब देखो क्या कर लेते हैं, ये जो एग है इनका कलर हो जाता है, कलर लाइक क्रो एग्स, और क्रो एग्स को लगता है ये मेरे एग हैं तो वो इसको प्रोटेक्ट करती है। अगेन ब्रूड पैरासाइटिज्म, अगेन यहाँ पे भी धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरासाइटिज्म क्लियर, और ये मैं आपको बताऊंगी, ये हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट हो चुका है। इकोलॉजी है हमारे पास चैप्टर, और एक बायोडाइवर्सिटी। पूरी की पूरी 12th की प्लेलिस्ट CUET अड्डा 24/7 पर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट करोगे। सबके क्वेश्चंस भी हैं, PYQ सॉल्व कराए हैं, और प्लस सबके क्या हैं, चैप्टर्स के नेम भी हैं एक्चुअली, मतलब सारे चैप्टर्स का 1 शॉट आपको वहां पे मिल जाएगा। डू गो एंड चेकआउट इट, और जाकर के अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो और अपनी बोर्ड्स की तैयारी को पक्की करो। यहाँ पर जाकर के हमारे महापैक भी परचेज कर सकते हो इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल। फॉर CUET के लिए करना चाहते हैं तो आप CUET के लिए कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू डू इट फॉर CUET प्लस मैं क्या बोलूँ तो 12th, अगर आप CUET एंड 12th दोनों के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास एक और बैच है जो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, वो हमारे पास है उड़ान बैच, उड़ान 2.0। ओके, आई गेस आई डोंट हैव इट हियर, बट मैं आपको बता सकती हूँ। एक सेकेंड, हमें यहाँ पे जाना है एंड यू कैन गो हियर, और आप को जाना है होम एंड देन यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद आप K12 CBSE बोर्ड,
ये रहा हमारा उड़ान बैच, ठीक है, जो कि 6000 जिसमें आप CUT प्लस अपने 12th दोनों के ही एक साथ परचेज यहाँ पे कर सकते हैं। और 6276 में यू आर गेटिंग एवरीथिंग। और वो यहाँ पे कूपन कोड भी ये लगा लीजिएगा NEE20, ओके 20 एंड देन अप्लाई। और ये देखिए आपको सिर्फ 6000 का ये यहाँ पर पड़ गया है। ऐप से नीचे दिए गए लिंक पे जो ऐप है वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको 1% डिस्काउंट और मिलेगा। प्लस अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में एक डाउट फॉर्म है जो कि आप पर्टिकुलर टीचर से पूछ सकते हो। वहाँ पे बस आपको अपने टीचर का नेम फिल करना है एंड देन टीचर विल बी गोइंग टू सॉल्व योर डाउट पर्सनली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इट। हैव अ ग्रेट डे अहेड।